जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पर्यावरण अध्ययन के जो है महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। ये आपका भाग 3 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब आप सीटेट का पेपर देते हैं तो उसमें पहला सेक्शन आपका सीडीपी का होता है, दूसरा गणित का होता है, तो तीसरा आपका ईवीएस जो आपका पर्यावरण अध्ययन का होता है। ये आपका पेपर 1 का पोर्शन है। आपको पता होगा कि पेपर 2 आपका सब्जेक्ट डोमेन आ जाता है, वहाँ पे आपने एसएसटी लिया है, साइंस लिया, जो भी लिया है। तो ये पर्यावरण अध्ययन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अगर थोड़ा ध्यान आप इसमें पोर्शन पे देते हैं तो कहीं ना कहीं आप 30 में 28-29 तक अच्छे से आराम से लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम यहाँ पर। लेकिन इसके पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल जो वीडियो है उसके ठीक नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको जो है सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न है आपका, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो ये आपका जो है इसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी का रहने वाला है और जो 15 आपका कंटेंट से है कि जो मगरमच्छ होता है, जो क्रोकोडाइल है, वो मुख्य रूप से क्यों उसकी जो है हंटिंग की जाती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार लोग गलत भी कर देते हैं। तो पहला दिया है ऑप्शन सींग के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए या खुशबू के लिए। तो देखिए अगर सींग की बात करें तो सींग के लिए तो हम मारते नहीं क्योंकि उसके पास होता नहीं है। त्वचा के लिए, खुशबू के लिए या दांतों के लिए, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है त्वचा के लिए। जो उसके स्किन होती है ना, उसके लिए इसको जो है मारा जाता है। हमने ईवीएस के सेक्शन में इसको पढ़ा भी हुआ है। आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप ईवीएस के वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे जहाँ पर किन किन जानवरों को किसके लिए मारा जाता है उसके बारे में बताया गया है। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। अब देखिए ये जो प्रश्न है इसमें सबसे पहले तो आपसे सिंपल यही पूछ सकता है कि बोरा क्या है। तो चावल की किस्म या गेहूं या इस प्रकार से वो ऑप्शन में दे सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ दे दिया है कि बोरा जो है वो चिपचिपे चावल की एक किस्म है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है आपको ये यहाँ पर बताना है। तो बोरा हमेशा याद रखिएगा जो चिपचिपे चावल की किस्म है। पूरे ईवीएस में आपको कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं। वैसे तो इन लोगों ने कोशिश की है कि सीटेट के पेपर में हर एक स्टेट के कुछ ना कुछ पोर्शन को ले आया जाए, बट जो आपका असम है उससे आप देखेंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे वहाँ के घर कैसे हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो उसी से आपको याद रखना है कि जो बोरा चावल है ये कहाँ का है, ये आपका असम में पाया जाने वाला चावल होता है। ठीक, जो इसका बिहू फेस्टिवल है उस टाइम एकदम चिपचिपा बनता है, जब आप इसको बनाते हैं बिल्कुल गीले चावल की तरह ये बनता है, उस टाइम इसको जो है खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा की रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। मतलब कि जब ठंडी का मौसम आता है उस टाइम आप देखते हैं कि मॉइस्चर जो है वो कमी होती है उसकी हमारे नेचर में, इन्वायरमेंट में। तो जब मॉइस्चर की कमी होती है तो हमारी जो स्किन होती है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है। तो उसके लिए आपसे पूछा है कि दादी पहले के समय में क्या जो कहते हैं ना कि नुक्स अपनाती थी कि किस तरीके से उसको सही कर सकते हैं। तो पहला दिया है गुलाब जल और आसुत जल, दूसरा है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो टिक ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी। एक तो गुलाब जल, गुलाब जल के अंदर आपको पता है कि जल है और गुलाब से बना हुआ है तो मॉइस्चर कंटेंट है। ग्लिसरीन भी बहुत जो है आपका थोड़ा इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठंडी के टाइम में इसको पानी में डालकर भी कई लोग नहाते हैं। और नींबू का रस, तो ये तीनों चीज़ों को मिला करके अगर स्किन पे लगाया जाए तो इससे स्किन में रूखापन नहीं होता है। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। तो बर्ड्स के ऊपर हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है, बहुत ही इजीली तरीके से याद भी करवाया है उसमें कि भाई चिड़िया जो है किस प्रकार से किस प्रकार का घोंसला बनता है, कैसा होता है। तो जो लटकने वाला घोंसला होता है ना, किसी जो ट्री है उसकी ब्रांच से लटका हुआ जो आपका नेस्ट बनाने वाला पक्षी है, तो उसको कहते हैं हम सूर्य पक्षी। क्या कहते हैं? सूर्य पक्षी। एक क्वेश्चन पक्षी का आता है, इम्पॉर्टेंट है। एक के लिए आपको तकरीबन 10 से 11 जो इम्पॉर्टेंट पक्षी हैं उनके बारे में पढ़ना है। एक कंप्लीट वीडियो में पक्षी से संबंधित जितनी चीज़ें मैंने कराई हुई हैं उसको आप ज़रूर देख के जाइए। ट्रेन टिकट पर PNR क्या दर्शाता है? जो आपका ट्रेन टिकट है उस पर जो है PNR जो आपकी संख्या होती है ये क्या दिखाती है? ठीक, तो
इसका जो आपका पहला ऑप्शन है यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो देखिए पहली चीज़ कि यहाँ पे 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड ये ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप ट्रेन का टिकट ले रहे हैं, अपनी बायोडाटा नहीं बनवा रहे हैं कि उसमें पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल उसमें जो है देगा कि आप क्या करते हैं क्या नहीं। और नंबर रिकॉर्ड व्यक्तिगत इससे भी नहीं मतलब है, उनको जो है आपको एक स्पेसिफिक पर्सन के रूप में नहीं, एक जनरलाइज्ड पर्सन के रूप में दिखाना होता है कि भाई इतने इतने लोगों ने टिकट लिया, उनका सीट नंबर ये है। उसके लिए पहली चीज़ तो व्यक्तिगत शब्द ये इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा यात्री, ये सही है, जो आपका पैसेंजर है, ठीक है, कि कोई भी पैसेंजर हो सकता है। तो नाम रिकॉर्ड नहीं उसका करना है, नाम से नहीं मतलब, हमको यात्री संख्या रिकॉर्ड रखना होता है, कितने लोग गए। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पहला वाला होगा, जो आपका क्या है, यात्री संख्या रिकॉर्ड। नेक्स्ट, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। तो देखिए मलयालम, इससे पूछा भी गया है क्वेश्चन, और आपको पता भी होना चाहिए कि वहाँ पे जो मम्मी हैं उनकी जो बड़ी बहन है, जैसे हम लोग अगर देखें तो यूपी बिहार साइड में क्या है कि उनको हम लोग मौसी ही कहते हैं। तो उनकी बड़ी बहन को अगर हम मलयालम भाषा में बात करें तो क्या कहते हैं, वलियाम्मा। क्या कहेंगे, वलियाम्मा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है। तो केरल में एक स्थान कौन सा है, अब इसमें से दिया हुआ है वलसाड। ठीक है, तो वलसाड तो नहीं है, कोझिकोड, मालाखेड़ा, उडुपी। तो देखिए इन जो आपके सीटेट का पेपर है ना, ये काफ़ी टू द पॉइंट रहता है, और इसलिए इसको जो है निकालना, या इसको आप कह सकते हैं कि पास आउट करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आपसे अगर पूछा है ना, तो आपको पता होगा जब हम केरला को पढ़ते हैं, जब जो कंटेंट दिया हुआ है आपके 3 to 5 तक की बुक्स में ईवीएस के, तो वहाँ पे कलकत्ता में जो कोझिकोड ये स्थान है, ये कोझिकोड का जिक्र काफ़ी बार किया गया है। कोझिकोड, जिसको अब कालीकट कहते हैं, इसकी डिस्टेंस भी बताई गई है कि यहाँ से लेकर के जो है कितने के बीच में है, कुछ स्टेट्स के बीच में भी बताई गई है कोझिकोड। तो कोझिकोड कहाँ पर है, केरला का है। ठीक है, केरला में है। गांव का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। तो आपने पढ़ा है खेजड़ी की कहानी। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। अब इतना इजी क्वेश्चन है क्योंकि खेजड़ी ट्री हमने बार बार पढ़ा हुआ है, और वो ट्री की क्यों विशेषता है और क्यों उसके नाम पे उसका नाम पड़ा, ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। तो कहाँ का है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है आपका राजस्थान। सही उत्तर आपका क्या होगा, राजस्थान। अब ये इसकी कहानी जो हम पढ़ते हैं, खेजड़ी जो है गांव का नाम था, और ये जो ट्री था इसमें क्या था कि पहली चीज़ तो इसमें फलियां भी लगती थी, मतलब आपको बीन्स भी देता था ये, और इस पे इंसेक्ट्स भी नहीं लगते थे, और काफ़ी कम पानी में अच्छे से ग्रो भी कर जाते थे। ठीक है, तो कहाँ पर होगा आपका, राजस्थान में। ठीक है, खेजड़ी ट्री। हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। अब जो हाथियों का झुंड है उसके मुखिया कौन है, तो एक क्वेश्चन हाथी से भी है, जो कि हाथी का पूरा आपको दिया हुआ है कि कितने हाथी होते हैं, 10 से 12 हाथी होते हैं, और तकरीबन 14 से 15 साल होते ही जो हाथी, नर हाथी होते हैं, वो झुंड को छोड़ देते हैं। और उसकी मुखिया कौन होती है, उस आपकी हाथी में जो सबसे ज़्यादा एजेड हाथी होगी, जो उम्र दराज मादा हाथी। ठीक है, याद रखिएगा, नर हाथी कभी भी नहीं होगा। 14 से 15 साल होते ही नर हाथी झुंड को, समूह को छोड़ करके चला जाता है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है, सबसे उम्रदराज मादा हाथी। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। अब जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको कैसे मजबूत बनाएंगे, बेक करके, गलाने से, भूनने से या जलाने से। तो देखिए गलाएंगे जब मिट्टी का बर्तन, तो मिट्टी का बर्तन गलाएंगे तो भाई वो मजबूत थोड़े बनेगा। भूनेंगे, अब वो दाना लाई तो हुआ नहीं कि उसको हम भूनेंगे, जलाएंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। बेक करके, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े भट्टे होते हैं, आपने ईंटे को भी बेक करके ही बनता है। तो क्या करते हैं, उसको मजबूत कैसे बनाते हैं, हम बेक करके ही उसको क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका पहला वाला ऑप्शन होगा, बेक करके। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब ये तो घरेलू में भी हम लोग यूज़ करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी लर्नर्स होते हैं जिनको नहीं भी पता। तो देखिए पहला सौंफ जो होता है वो माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो सौंफ होता है। और आप देखेंगे आजकल तो ये चीज़ कॉमन भी हो गई कि हम रेस्टोरेंट या फिर बाहर जाते हैं तो लास्ट में खाना खाने के बाद वो लोग मिश्री और सौंफ देते भी हैं कि भाई खा लीजिए और माउथ फ्रेशनर का काम करिए। ठीक,
तो सौंफ को दांत दर्द में नहीं यूज़ करते हैं। उसके बाद है लौंग। लौंग बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और आपने बहुत सारे अपने कोलगेट और जो भी आपके पेप्सोडेंट जो भी आता है, डाबर लाल जो कोलगेट करने वाले आते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि हमारे टूथपेस्ट में तो लौंग है, नमक है और पता नहीं क्या क्या है। तो लौंग बेसिक अगर हम बात करें तो अगर आपके दांत में दर्द है या दांत में सड़न हो जाती है तो इसको जो है यूज़ करने से वो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता है पेन से, और ये लिटरली काफ़ी हेल्पफुल होता भी है अगर आप इसको भून करके। इनफैक्ट कई बार होता है कि जो है दांत में कई देर तक लेने से, और इसका तेल भी लोग यूज़ करते हैं दांत के दर्द के लिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ में इसका यूज़ भी कर सकते हो और ये जानना बहुत ज़रूरी भी है, ठीक। तीसरा है मेथी। तो देखिए मेथी जो होता है ये छोटे छोटे दाने होते हैं, मेथी की पत्ती भी आती है जिसको हम लोग अगर उस सीज़न के टाइम में तो बनाते भी हैं, और हालांकि इसका बीज भी आता है। मेथी जो है आप देखेंगे तो बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और जो है इससे ब्लड सर्कुलेशन भी आपका अच्छा होता है। लेकिन दांत के दर्द में लौंग सबसे परफेक्ट है। अफ़ीम के बीज, तो भाई अफ़ीम आपका एज अ ड्रग के रूप में लिया जाता है कि काफ़ी अगर लोग अफ़ीम का सेवन करने लगते हैं तो वो नशा जो है एक प्रकार से करता है। तो इसका सही उत्तर आपका लौंग होगा। और मुझे उम्मीद है कि इतना इसके विवरण देने के बाद अब आप समझे होंगे कि लौंग आगे से आप गलत नहीं करेंगे। और ये सही भी है कि कम से कम आपके किचन में जो रोज़ प्रतिदिन यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में आप जानते रहिए। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। अब ये तो भाई जो लोग बनाते हैं वो इजीली कर लेंगे, और जो नहीं बनाते हैं तो उनको भी कोशिश करना है कि भाई वो बनाना सीखें। सबसे पहला है आटे को गूँथ कर। तो देखिए पहले तो आपको यही काम करना है। अब देखिए इसमें से कुछ ऑप्शन जिन्होंने नहीं किया है ये उनके लिए है कि पहला दिया है आटे को गूँथ कर। तो ठीक है, पहले तो गूँथेंगे तभी बनाएंगे। आटे की छोटी छोटी लोइयाँ, तो आप जब तक आटे को बनाएंगे तब तक लोई आप कैसे बना सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही कैंसिल। आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर, तो फिर यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है क्योंकि अभी तो हमने आटा गूँथा ही नहीं है। आटे को गूँथ कर लोई बना लीजिए, ठीक है, आटे को गूँथ कर लोई बना लीजिए। अब ये दो ऑप्शन अभी हमको सही दिख रहा है। अब हम दूसरे को देखते हैं। आटे को गूँथ कर इन्होंने पहला स्टेप बताया है और इसमें इन्होंने डायरेक्टली ठीक है आटे को गूँथ कर लोई बना लीजिए, कर लिए। फिर आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर, इसका देखिए दूसरा स्टेप है लोइयों को बेलकर और आग में पकाकर, ठीक है। अब इसको पढ़िए, आटे को गूँथ कर लोई बना लीजिए, लोई बेलकर तैयार कर लीजिए, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए और आग में उसको भी क्या कर लीजिए, पका लीजिए। तो ये भी ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इन्होंने इसमें काफ़ी फंसाया है क्योंकि क्वेश्चन इतना लेंदी है ये, और लेंदी होने के साथ साथ दो ऑप्शन एलिमिनेट हमने कर दिया है, ए और डी के साथ हमारा चल रहा है। जब आप ऑनलाइन मोड पे इसको पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जो आँखें होती हैं ना, कई बार हमें जो लिखा होता है वो नहीं पढ़ता है, हम जो सोचते हैं वो पढ़ने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एक बार यहाँ पे लोई बनवा ली है, उसके बाद फिर यहाँ पर ये लोई बनवा रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि फिर उन्होंने रिवर्स में चले गए हैं। तो इसी कारण से ऑप्शन डी आपका यहाँ पर गलत होता है और ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इसको ध्यान से पढ़िएगा। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। आपने देखा होगा जैसे भरतनाट्यम हो गया, हमारे यहाँ का कथक हो गया, या कोई भी डांस है, उसमें आप देखेंगे कि जो हाथ होती हैं, जो मुद्राएं होती हैं, जो हाथ का यूज़ होता है, एक्सप्रेशंस का यूज़ होता है आँखों के माध्यम से, आईब्रोज़ के माध्यम से, वो क्या प्रदर्शित करते हैं? तो पहला दिया है नृत्य प्रदर्शन करते हैं भावनाओं को, आत्मविश्वास को, या हाथों और चेहरे की गति को। तो ये किस चीज़ को आपके प्रदर्शित करते हैं? ये प्रदर्शित करते हैं भावनाओं को। आपने देखा होगा जैसे अलग अलग नाट्य पे या फिर अलग अलग कहानियों पे जब वो लोग नाटक करते हैं तो उस हिसाब का वो अपने अंदर भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, बिना कहे अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपने हाथों की मुद्रा के हिसाब से दिखाते हैं कि कब उनका व्यवहार काफ़ी सरल सौम्य है, कब वो रौद्र रूप दिखा रहे हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो जो नृत्य है वो भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं, मतलब कि जो बच्चे आपके डीफ भी होते हैं और जो है बोल भी नहीं सकते हैं। तो देखिए अब जो बोल नहीं सकता और जो सुन नहीं सकता, मातृभाषा के माध्यम से वो कैसे सीखेंगे? मान लीजिए मदर टंग तो है बट वो तो ना बोल पा रहे हैं ना वो सुन पा रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं चलेगा। स्थानीय भाषा या ब्रेल, देखिए ब्रेल तब पॉसिबल होता है कि जब वो क्या कर पाते, देख नहीं पाते, बट यहाँ पर तो वो सुन भी नहीं पा रहे हैं। तो ब्रेल आपका जो है दोनों के लिए कॉमन नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सांकेतिक भाषा के माध्यम से, सिम्बॉलिक
लैंग्वेज के माध्यम से। सिंबॉलिक का मतलब है कि जैसे जो मूक बधिर होते हैं ना, कि जो बोल भी नहीं पा रहे हैं, सुन भी नहीं पा रहे हैं, आप उनको हाथों के एक्सप्रेशन से, मुद्राओं से उनको सिखाया जाता है और वो बताया जाता है। अगर आप ध्यान देते होंगे तो न्यूज़ चैनल पे तकरीबन दोपहर के टाइम में, पहले भी जब डीडी न्यूज़ था तब भी, और आज के डेट में भी कुछ चैनल्स पे दोपहर में आप देखेंगे कि मूक बधिरों के लिए भी न्यूज़ आते हैं, जहाँ पर एक एक्सपर्ट बैठी होती हैं और वो हाथों के एक्सप्रेशन के माध्यम से जो न्यूज़ चल रहे होते हैं उनको बताते हैं और उसको दिखाते भी हैं। ठीक, तो इन चीज़ों से, ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं, बस आपको रिलेट करना आना चाहिए अपनी चीज़ों को। अब देखिए, निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो दूसरे वाले से भिन्न है। पहला है नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, झरना, इन चारों में पानी के सोर्सेज की बात की जा रही है, इसमें पानी का कंटेंट होता है। बट पहाड़, वो आपका पानी का कंटेंट उसमें नहीं होता, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहाड़। पहाड़ क्या है, उससे क्या है, अलग है। ठीक है, पहाड़, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 आ गया, हमने 60 से स्टार्ट करा था ना, 61 से। 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं कंटेंट के। अब 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बाल केंद्रित प्रवृत्ति को कौन इंगित करता है? स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल से बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इसी की तो बात करते हैं। एनसीएफ जो आपका 2005 है, एनसीएफ 2005, इसका एक आपके गाइडिंग प्रिंसिपल में ये भी तो है कि जो लर्निंग है वो उसको हम आउटसाइड द स्कूल भी क्या करें, मर्ज करें, शिफ्ट करें। रटने को हतोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। अभी इस ह की जगह प्रोत्साहित करना लिख देगा तो बस सारा खेल वहीं ख़त्म, ये ऑप्शन गलत हो जाता। तो बहुत ध्यान से शब्द जो लिखे हैं उसी को पढ़िएगा। ठीक है, रटने को हतोत्साहित करना है, दैट मीन्स डिस्करेज करना है। तो ये भी ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें क्या पूछा है कि बाल केंद्रित प्रवृत्ति को कौन दिखाता है, कौन पॉइंट आउट कर रहा है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, ये भी सही बात है। क्यों भाई? क्योंकि अगर आपको बच्चे को सिखाना है तो सिर्फ टेक्स्ट बुक से आप नहीं सिखाएंगे, आपको उस टेक्स्ट बुक से आगे बच्चे को लेकर जाना है। तो वही प्रस्थान। अब ये कई बार होता है ना कि हम लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं, तो प्रस्थान को थोड़ा आप किसी शब्द में बना कर देखिए। जैसे बारात, आपने काफ़ी बार कार्ड में पढ़ा होगा कि हमारे निवास स्थल से बारात इतने बजे प्रस्थान करेगी, तो क्या मतलब है? वहाँ से निकलेगी। तो अब आप उससे रिलेट करिए कि सीखने के लिए किताबी शिक्षा से निकलना होगा। ठीक, ये तरीका होता है। जैसे अगर आप, कई बार होता है वर्ड फंसा देते हैं, तो उसको कहीं भी आपने जहाँ सुना हो याद करने की कोशिश किया करिए। तो इसका मतलब ये भी बात सही है। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, देखिए सीमा की यहाँ बात कर रहा है। अब ये नाम वाली सीमा नहीं है, ये लिमिटेशंस को बता रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है कि भाई आपका स्कूल है, आपका होम है और कम्युनिटी है हमारी, तो उसके बीच में कुछ स्पेसिफिक लाइंस होती हैं कि तुम्हें इतना है तो तुम स्कूल में सीखोगे, ये चीज़ तुम घर में सीखोगे। हर जगह लर्निंग होती ही रहती है, और ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो वो सब आपस से इंडिपेंडेंट, मतलब इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बस ये आपका है, ये इंकित नहीं कर रहा है, बाकी तीनों ऑप्शन कर रहे हैं। अब देख लीजिए किसमें आपका ए, बी और सी तीनों है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक, जो आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के प्रवृत्ति को इंगित कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? उद्देश्य की बात कर रहा है, और दूसरा जो क्वेश्चन में आपको पढ़ना है वो प्राथमिक स्तर की भी बात कर रहा है। ठीक, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है कि उनको अपनी सेल्फ थिंकिंग के लिए क्या करना, प्रमोट करना। ठीक है, प्रोत्साहित करना। अगर हतोत्साहित लिखा होता तो नहीं होता, याद रखिएगा। तो ए भी ठीक है। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थी को आकर्षित करना, बिल्कुल सही बात है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि भाई आप जब तक बच्चे को स्पेस नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, तब तक कैसे बच्चा सीखेगा। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय में के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि उसको जो है आप उस रूप में व्यवहार करने दीजिए, लेकिन उसमें सिर्फ ये नहीं कि बच्चा सिर्फ एक प्राप्तकर्ता के रूप में कि मैं बता रहा हूँ और तुम उसको सिर्फ और सिर्फ सुन रहे हो। ठीक है, उसके रूप में नहीं।
उसको एक एज अ पार्टिसिपेंट के रूप में खुद के तरफ व्यवहार करने दीजिए। निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधन को एकमात्र आधार बनाना। जैसे ये एकमात्र, ओनली, ऐसी चीज़ें आती हैं ना, तो थोड़ा कान को खड़े करके और आंखों को बड़े बड़े करके पढ़िएगा, ठीक है, तो गलत कम होगा। तो देखिए डी ऑप्शन ऐसे ही निगेटिव था, तो ए बी सी ये तीनों के तीनों आपको सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो समझ में आ रही हो और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। इसके साथ ही कोई भी डाउट अगर किसी क्वेश्चन में हो तो आप उसको कमेंट करके बताएं, और वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है या कोई और आपकी अदर जैसे चीज़ों को कैसे हम और अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए भी आप कॉमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए खुला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं के मुद्दे को एकीकृत करता है। तो ये बात तो ठीक है, क्योंकि आप देखे होंगे प्राथमिक स्तर पर फर्स्ट और सेकेंड में ईवीएस नहीं होता है, उसमें मैथमेटिक्स में और बाकी इंग्लिश में ईवीएस के सब्जेक्ट्स को जो कंटेंट मैटर होता है उसको मर्ज कर देते हैं, और आपको ईवीएस की एक सेपरेट किताब कक्षा 3 से ही देखने को मिलती है। यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है, तो ये तो गलत बात है कि मतलब उसकी भाषा औपचारिक बिल्कुल नहीं रखनी है, और न वो भाषा औपचारिक होती है। क्यों? फॉर्मल लैंग्वेज रखेंगे तो बच्चा समझेगा कैसे? बच्चा छोटा है, प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, तो हमें बच्चे की लैंग्वेज में रखना। आपने देखा होगा अधिकतर कहानियाँ कोई ना कोई बच्चा सुना रहा होता है ताकि वो पढ़े तो उसको लगे वही कर रहा है। एक एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित, तो ये बिल्कुल नहीं है कि भाई एक ही दृष्टिकोण उस पर हावी है, क्योंकि उसके कई दृष्टिकोण होते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में, तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपका पहला है कि यहाँ पर कक्षा जो है 3 से 5 में ईवीएस जो है वो एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं के मुद्दे को क्या करता है? एकीकृत करता है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम पढ़ते हैं। और ये चीज़ है भी कि हमारा जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो कोई एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं, इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम पढ़ते हैं, एकीकृत करके पढ़ते हैं। ठीक, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए यही आपका जो है सही भी दिया गया था। हालांकि ऑप्शन सेकंड भी इसमें सही है कि इसमें जो है कक्षा 1 और 2 में है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, बस ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए यही लिख दिया है कि यह विषय कक्षा 1 और 2 में है, तो 1 और 2 में एज अ सब्जेक्ट नहीं है, बस 1 और 2 में इसके कंटेंट हैं, बट वो कंटेंट आपको मैथमेटिक्स में और लैंग्वेज सेक्शन में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका एकदम पूरा एक्यूरेट सही है, इसी को आप भी टिक करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किसी एक को कम किया जाना चाहिए। तो ईवीएस की कक्षा है तो किसको आपको कम करना है? स्वतंत्र वाद विवाद, वाद विवाद दैट मीन्स डिस्कशन, डिबेट। अब आप बच्चे को बोलने की स्वतंत्रता दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है। चित्र पठन, जैसे होता है चित्र देखकर 10 पंक्तियाँ लिखो या 10 लाइन लिखो, तो इससे भी तो बच्चा जो है उसके खुद के जो एक्सप्रेशंस हैं, सोचने समझने की क्षमता है, उसका विकास हो रहा है। कथा और विवरण, हमें विवरण नहीं देना है। विवरण से क्यों बचना है? क्योंकि बच्चे को आपको बच्चे के अंदर नहीं ठूसना है, बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका देना है। तो एक्सप्लेनेशन आपको कम से कम रखना है। क्यों? क्योंकि ईवीएस की बात कर रहा है 3 से 5 तक ही चलती है और बच्चे आपके छोटे हैं। तो किसको कम किया जाना चाहिए? विवरण को कम किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक चुनौती भाई क्या है? परिभाषाएं और जानकारियां हैं, रटकर सीखना है, अवधारणाओं का विवरण है, विद्यार्थी को खुद के व्यस्त रखने के अवसर हैं। तो इसमें वास्तविक चुनौती आपका यही आप ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि परिभाषाएं और जानकारियां तो हम टेक्निकल टर्म्स को तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं एट प्राइमरी लेवल। सिखाना रटकर तो बिल्कुल ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही निगेटिव है। विवरण अभी हमने पढ़ा, उसको कम करना है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बच्चे को किस तरीके से हम बिज़ी रखें, किस तरीके से उसको एक्टिव रखें, उसके अंदर की क्यूरियोसिटी को मेंटेन रखें। ठीक, नेक्स्ट है
प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में से निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है। जैसे आपने 6 थीम्स पढ़े हैं और उसी 6 थीम्स में से 3 थीम्स ऐसे हैं जिसके सब थीम्स भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका सबसे पहला हो जाएगा परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसके सब थीम अवेलेबल हैं, यही आपसे पूछा है। ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा या सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों के उत्तर के आकलन द्वारा। तो देखिए यहाँ पर वर्णन द्वारा तो ये तो ठीक है कि अगर कोई भी चीज़ आप उसको बच्चे को बता दिया कैसे गलत है या कैसे सही है। वास्तविक संवाद द्वारा ये भी ठीक है। प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा, प्रोसेस के थ्रू दिखा कर बता रहे हैं कि भाई देखो कैसे तुमने गलत किया है, आप खुद उस चीज़ को करके दिखा रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन अगर विद्यार्थी ने कोई उत्तर दिया, उसने सही दिया या गलत दिया, आप उसको एसेस करके बता रहे हैं, तो ये चीज़ उतनी सही नहीं होती है। तो ऑप्शन डी को छोड़ के 1, 2, 3 तीनों के तीनों जो है वो सही हैं आपके। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 82। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि यात्रा, जो आपका ट्रैवल एक थीम है, उसमें मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर, यदि शिक्षक द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाए, थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लर्नर कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि भाई बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, उनको आप बाहर निकालिए। अब यहाँ पे दिया है आपको ना कि प्रदर्शन दिखाया जा रहा है और श्रव्य दृश्य दिखाकर, अच्छी बात है आप दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ किसकी बात कर रहा है, छोटे बच्चों की बात कर रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं कि आप उनको हर जगह ढोकर ले जा पाएंगे। और उसके साथ ही अभी एट दिस लेवल उनके पास क्या है कि जो भी ट्रैवल से रिलेटेड, यात्रा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर उनसे डिस्कशन कराइए, उनसे डिबेट कराइए कि उनकी क्या सोच है, वो कितना जानते हैं अपने आसपास की चीज़ों को, वो बेस्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विश्वकोश, विकिपीडिया। देखिए रेडियो तो आपको पता है क्या होता है, आप सबने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा मान लीजिए तो सुना तो होगा ही। तो रेडियो कॉमन है कि जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को सुन सकते हैं। ठीक है, गाने सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं। विकिपीडिया सबको पता है कि आपका ऑनलाइन गूगल पे आजकल हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगा, कोई भी जानकारी चाहिए। विश्वकोश, वर्ल्ड डिक्शनरी, ये भी आपका वही चीज़ है। क्षेत्र भ्रमण, एक छोटे से बच्चे को इन सबसे उतना सीखने को नहीं मिलेगा जितना उसको क्षेत्र भ्रमण से मिलेगा। जब वो क्षेत्र के भ्रमण पर जाएगा, वो भी दूर नहीं, आसपास, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चों की बात की जा रही है। ठीक है, तो सिखाना है तो प्रकृति की चीज़ें सिखाना, तो प्रकृति के आसपास ही बच्चा रहता है और वो उसी के माध्यम से बेहतर तरीके से सीख भी पाएगा। ठीक, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है भूमिका निर्वाह द्वारा, मतलब रोल प्लेइंग द्वारा। तो बिल्कुल सही बात है, रोल प्लेइंग अच्छी बात होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक वाटर के लिए बनाया कि कोई पानी बर्बाद कर रहा है, कोई पानी को पल्यूट कर रहा है। ठीक है, अब अलग अलग बच्चे को आपने बना दिया कि भाई एक पानी पल्यूट कर रहा है, दूसरा उसको सिखा रहा है, तीसरा कर रहा है। तो जब बच्चे उस हिसाब से रोल प्लेइंग करते हैं तो उनको पता लगता है कि अच्छा ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ अच्छी है। ख़राब है तो क्यों ख़राब है? विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद द्वारा, बिल्कुल सही बात है कि तुम पानी पल्यूट करोगे तो क्यों करोगे, या फिर हम कैसे वाटर को साफ़ रख सकते हैं, कैसे हम जो है बाकी लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। ये कब आएगी ये सारी बातें? जब बच्चे डिस्कस करेंगे आपस में। क्षेत्र भ्रमण द्वारा उनको ले जा करके दिखाना कि किस प्रकार से जो है वाटर है उसका लेवल किस प्रकार से कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, कारण क्या है, ये सारी चीज़ें। प्रदर्शन एवं गृह कार्य द्वारा, तो भैया होम असाइनमेंट देके तो आप उनको कोई चीज़ नहीं करा सकते, तो जो गृह कार्य लग गया है इसकी वजह से ये ऑप्शन डी बस आपका हट जाता है। बाकी ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं, तो तीनों आपका ए बी सी जिस ऑप्शन में है ए में ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं। तो इसमें बोल रहा है कि जो आपके पाठ्य पुस्तक हैं उसमें जो है आपके रियल स्टोरीज़ होती हैं, रियल आपकी चीज़ें, कहानियाँ होती हैं, इवेंट्स होते हैं। क्यों? वे सूचना और सीखने के समृद्ध स्रोत हैं। बिल्कुल सही बात है, आपके चारों तरफ क्या चीज़ें हो रही हैं, दिन प्रतिदिन बदल रहा है, तो वो एक आपका नेचुरल भी है और रियल भी है। वे विद्यार्थी, शिक्षक और समुदाय को प्रेरित भी करते हैं कि भाई आसपास ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हमें भी तो जागना है, हमें भी तो मोटिवेट होकर अपने देश के प्रति कुछ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। बहुत सही बात है
कि हमारे वो एक्सपीरियंस जो हमने सुना था, कल तक आपने सुना था कि भाई पानी पल्यूट करने से ये चीज़ें होती हैं या ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, अब आपने आज उसको न्यूज़पेपर में पढ़ लिया। या जैसे होता है ना कि आप किसी जगह को जानते होते हैं कि अच्छा ये मान लीजिए कि है कि बिहार में कोई जगह है ऐसी, राजगीर है, अब वो न्यूज़ में अगर कहीं आ गई कि राजगीर ऐसा, तो तुरंत आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक हो जाती है कि अरे यार मैंने तो उसको देखा या उसके बारे में जानते हैं या ऐसा कुछ है, तो वो तुरंत आपके दिमाग में आएगा। तो ये क्या है कि जिन चीज़ों को हम जानते हैं, जिन चीज़ों का अनुभव है, उनसे हमें दोबारा परिचित कराते हैं। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। तो भैया हमको टीचर से मतलब नहीं है, शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड है, तो टीचर को आप इतना छूट मत दीजिए। तो टीचर वाला छोड़ करके बाकी जिसमें जिसमें बच्चे हैं और जिसमें जिसमें अच्छी बातें कही गई हैं वो ऑप्शन सही है, ABC तीनों। ठीक, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आकलन दैट मीन्स असेसमेंट, जो असेसमेंट है उसका फोकस किस पे होना चाहिए? सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में सीखने पर या अनौपचारिक सीखने पर? तो इसका सही उत्तर है सीखने के लिए। अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं तो असेसमेंट फॉर लर्निंग बेस्ट होता है, ये बार बार हमने कहा है। आपका 2-3 चीज़ें होती हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, इन लर्निंग, तो उसमें बेस्ट जो है ना वो कौन सा होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट को शो करता है। ठीक है, तो सीखने के लिए ये बेस्ट है। राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थी के काम को लिखित से मौखिक से दृश्य तक, याद रखिएगा, रिटन भी है, ओरल भी है और उसके बाद उसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में भी बना रहा है। सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बच्चे की क्या क्या अचीवमेंट है। तो टीचर क्या उपयोग कर रहा है? चेकलिस्ट और आपका अवलोकन पत्र, रूब्रिक्स, या फिर दृष्टांत अभिलेख, या फिर आपका उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। तो ये क्या चीज़ों को यूज़ कर, देखिए चेकलिस्ट में ना सिर्फ आपने दे दिया येस नो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये चेकलिस्ट है। अवलोकन का मतलब है कि जैसे आपने दे दिया गो थ्रू होना, ये भी नहीं है। दृष्टांत अभिलेख की सिर्फ देखने वाला, दृष्टांत का मतलब होता है देखने वाला, तो ऐसा नहीं है। उसमें रिटन भी किया है और उसको ओरल भी किया है और फिर उसका आपका देखने वाला भी किया है, तो इसको हम रूब्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रूब्रिक्स। ठीक है, तो राजा जो टीचर है वो क्या यूज़ कर रहे हैं? वो रूब्रिक्स कर रहे हैं अपने बच्चे के इसको जो है स्पष्ट रूप से बताने के लिए। ईवीएस में आत्म आकलन का मतलब क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट। सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में सीखना है, उपलब्धि और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना, या सीखने का आकलन है। तो देखिए आत्म आकलन, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें दे रहा है कि सीखने के लिए आकलन है, तो बिल्कुल सही बात है। आत्म आकलन सेल्फ इवेल्युएशन कह लीजिए, सेल्फ असेसमेंट कह लीजिए, सीखने के लिए, सीखने के बारे में और इसके जो परिणाम है उनके निर्णय के बारे में सीखना। लेकिन सीखने का आकलन ये नहीं होता है, क्योंकि ये आप नहीं कर सकते। आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि आप क्या चीज़ असेस करने की, मतलब क्या चीज़ सीख रहे हैं और किस चीज़ के बारे में सीख रहे हैं, और जो आपकी अचीवमेंट और जो लर्निंग है उसके बीच में आपने कितना सीख रहे हैं, मतलब कितना आप अच्छा कर पा रहे हैं, कितना पढ़ के जा रहे हैं। तो ठीक, लेकिन सीखने का आकलन, इसको छोड़ के बाकी आपका तीनों ऑप्शन सही है। ईवीएस का सीखना आधारित है। अब इसमें यहाँ पे वही पूछा है कि भाई किसकी तरफ जाता है? सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल, वैश्विक से स्थानीय, या अमूर्त से मूर्त। तो आपको पता होगा कि जब भी हम बात करते हैं तो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं, तो ये तो ऐसे ही गया। वैश्विक से स्थानीय नहीं होता है, जटिल से सरल भी नहीं होता है, सरल से जटिल की ओर हमेशा जाता है। आपको पता भी होना चाहिए कि हम कभी भी चीज़ों को पढ़ते हैं तो इजी टू डिफ़िकल्ट पढ़ते हैं, ठीक है, इजी टू कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं, न कि कॉम्प्लेक्स टू इजी। पहले बच्चे को आसान चीज़ें बताई जाएंगी, तब डिफ़िकल्ट चीज़ें बताई जाएंगी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा, सरल से जटिल की ओर। तो ये आपके टॉप 30 क्वेश्चंस थे जो आपके ईवीएस जो पर्यावरण अध्ययन है उससे संबंधित था।